तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो सर वीडियो हम देखने वाले हैं औद्योगिकरण का युग, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है और इसका पार्ट नंबर ये 2 है। क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों हम बात करेंगे आपके वो टॉपिक जो पार्ट 1 में जो है वो रह गया था और ये आपका पार्ट 2 है। इसमें आपके सभी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपके सारे के सारे, ठीक है, इसी वीडियो में। तो बात करते हैं हम, आपका सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है फैक्ट्रियों का आना। यानी फैक्ट्रियां जो स्थापित हो रही थी वो कब हो रही थी, कैसे हो रही थी और कौन कौन सी जगहों पर हो रही थी, ठीक है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं हम बम्बई की, तो बम्बई में पहली बार कपड़ा मिल जो है वो 1854 में लगी और लगने के 2 साल बाद उसमें जो है उत्पादन होने लग गया। हल्का सा टाइम लगता है सभी चीजें होने में, तो इसमें 2 साल बाद जो है वो तैयार हो गया और मस्त उसमें उत्पादन जो है वो होने लगा। अगर हम बात करें 1862 में, तो वहां ऐसी 4 मिलें जो है वो काम करने लग गई थी, ठीक है। यानी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा रफ्तार से हुआ 1854 में और 1862 में। 1862 में कितना 4 मिल जो है वहां पर काम करने लग गई थी वैसी, ठीक है। उसी समय क्या हुआ, बंगाल में भी जूट मिल खुलने लग गई, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर, अगर वहां देश की पहली जूट मिल खुली दोस्तों, ठीक है, वो भी कब 1855 में। और जो दूसरी जूट मिल खुली वो खुली 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। तो आप देख सकते हो जो भारत में जो मिल जो है खुलना, जो भारत में जो फैक्ट्रियां हैं वो लगना, वो किस प्रकार से और कैसी गति से वो लग रही थी, ठीक है। बात कर ले अगर हम मद्रास की भी, तो 1874 में मद्रास में पहली कताई मिल और बुनाई मिल जो है वो लगाई गई थी, ठीक है दोस्तों, सिंपल। अब हम बात कर ले यहाँ पर प्रारंभिक उद्यमी के बारे में। लोगों ने जो अपना उद्गम वो कैसे स्थापित किया, लोग कैसे वहां पर अपना जो है व्यापार वो लगा पाए, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो ग्रो किया, उनको पैसे जो है वो कहां से आए। तो दोस्तों हुआ क्या, देश के अलग अलग जो भाग थे वहां पर क्या है, लोग उद्योग अपना लगा रहे थे, स्थापित कर रहे थे, ठीक है। तो इसी समय आपको पता होगा चाइना से हमारा बहुत पुराना व्यापार जो है वो चलता था। होता क्या था कि भारत में जो अंग्रेज रहा करते थे वो अफीम जो है वो चीन को देते थे, ठीक है। यहाँ से भारत से अफीम वो चीन को देते थे, बदले में वो हमें चाय देते थे, ठीक है। और वो जो चाय है वो इंग्लैंड को जाती थी। तो आप समझ सकते हो, और इसी कारोबार में और भी चीन से कारोबार करने के बाद कुछ ऐसे स्मार्ट बंदे थे, या आप कह सकते हो कुछ ऐसे बिजनेसमैन जिनके अंदर दिमाग था, उन्होंने वहां से खूब पैसा कमाया चीन से। उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, निवेश किया, ठीक है। उन्होंने कई सारी और कंपनियां खुद से ही खोल ली। तो बात करें हम अगर व्यावसायिक समूह का, तो इतिहास से ही चीन के साथ हमारा जो व्यापार है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अगर हम बात करें 18वीं सदी के आखिर की, तो जो अंग्रेज है जो भारत में रहते थे वो अफीम चीन को भेजा करते थे और उसके बदले में वहां से हमें चाय जो है वो, उसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे हम, जो कि इंग्लैंड को जाती थी सीधी, ठीक है। बात कर ले कि वो कैसे जाता था, और वो भी बात कर ले कि कौन से जो लोग हैं उन्होंने पैसे कमा के खुद जो है व्यापार अपना स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में। माल को दोस्तों जहाजों से भेजा जाता था, जहाजों में लाद कर रवाना किया जाता था। व्यापार से जो पैसे कमाने के बाद उसने कुछ जो व्यवसायी है वो भारत में औद्योगिक उद्गम स्थापित करने लग गए। यानी पैसे उन्होंने कमा लिए, जब उनको पता चल गया कि ये पैसे क्या है, ये पैसे काफी है अपना खुद का उद्गम लगाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर भारत में जो है अपना जो फैक्ट्रियां हैं वो सब लगाना शुरू कर दिया। बात करें अगर हम बंगाल में, जो है एक बंदे थे, उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, चीन से व्यापार किया, ठीक है। और चीन से व्यापार में उन्होंने खूब पैसे कमाए और वो जितने भी पैसे कमाए वह उद्योग में उन्होंने निवेश कर दिया। बात करें अगर हम 1830 से 1840 के बीच में, तो इन दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्गम कंपनियां जो है लगा दी। तो आप इनको कह सकते हो कि इन्होंने
उस व्यापार का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, पैसे कमाए और उसको अपने देश में उसको यहाँ पर आके निवेश कर दिया, जिससे आपको पता ही होगा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन इनके साथ भी एक दिक्कत हो गई। हुआ क्या, एक आया व्यावसायिक संकट। उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे जो बंदे थे उनका व्यापार बिल्कुल खत्म सा हो गया था, ठीक है। और बहुत सारे बंदों के साथ वो द्वारकानाथ टैगोर भी उसमें शामिल थे और इनका भी जो व्यापार है वो बिल्कुल नष्ट सा हो गया था, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर 1840 का जो दशक था उसमें आए व्यापक बहुत बड़ा था ये व्यावसायिक संकट, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, औरों के साथ साथ टैगोर के भी उद्गम बैठ गए बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें 19वीं सदी की तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे बंदे थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया और वहां से बहुत सारे पैसे कमाए और अपना बिजनेस जो है उसको बहुत ही ज्यादा सफल बनाया और एक सफल उद्योगपति भी वो साबित हुए। यानी कुछ का नुकसान हुआ तो कुछ का फायदा भी हो गया, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि मजदूर कहाँ से आए। हमने अभी बात क्या की, हमने बात की कि जो फैक्ट्रियां हैं वो बहुत रफ्तार से ग्रो कर रही थी। तो अब जब फैक्ट्रियां बढ़ेंगी तो उसमें मजदूर भी तो बढ़ेंगे, तो मजदूर आएंगे कहाँ से। तो वो दोस्तों पहले क्या होता था, वो जो मजदूर थे शुरुआत के टाइम में वो आसपास की जगह से आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक गांव में लगाई यहाँ पर फैक्ट्री, तो इसके आसपास के जिलों से लोग क्या है काम करने के लिए आने लग गए। सारे आसपास के गांव से जिलों से थे। लेकिन जब समय बीतता गया लोगों को पता चलता गया तो लोग बहुत दूर से भी काम की तलाश में आया करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें फैक्ट्रियों के विस्तार से, फैक्ट्रियों का विस्तार हो रहा था तो मजदूरों की मांग भी बढ़ेगी। और 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर जो है वो काम करते थे। अगर हम बात करें 1946 की तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और 24,36,000 हो चुकी थी। इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां, ठीक है, और इतने ज्यादा मजदूर, तो अब ये आते कहां से थे, ये बात हो रही है यहाँ पे। फैक्ट्रियों में देखिए यहाँ पर कितने जो बंदे काम करते थे और यहाँ पर जो कितने बंदे काम करते थे, ठीक है। तो ये आखिरकार आते कहां थे, तो उद्योग इलाके में जो मजदूर थे वो आसपास के जिलों से आया करते थे, ठीक है। जिनमें कुछ किसान भी शामिल होते थे। मान के चलो ऐसा किसान जिसको अपने गांव में काम नहीं मिलता या जिसकी खेती जो है वो कम है, तो वो अपनी खेती को निपटा के यहाँ उद्योग में काम करने चला आता था, ठीक है। जिन किसानों के गांव में उन्हें काम नहीं मिलता था वो औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लग गए थे, ठीक है। तो यहां से मजदूर आया करते थे। अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेते हैं कि 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में जो काम करने वाले बंदे थे, जो मजदूर थे, वो 50% कहां से थे, रत्नगिरी जिले से, जो कि उनके पास की एक जगह है, उनके पास का एक जिला है। अगर हम बात करें कानपुर की भी, तो कानपुर की जो मिलें थी उसमें भी जो काम करने वाले बंदे थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, वो भी गांव से ही आते थे। जब बाद में लोगों को और ज्यादा इसके बारे में पता चला, नए कामों की खबर फैली, तो लोग बहुत दूर दूर से भी यहाँ पर आया करते थे, ठीक है। आपको पता चल गया होगा पहले सिंपल जहां पर भी फैक्ट्रियां खुली है उसके आसपास के लोग, गांव के लोग, ठीक है, या उन जिलों के लोग। उसके बाद जब ये बहुत बड़ी बात हो गई, जब बहुत बड़ा काम हो गया, तो ये बहुत दूर दूर से भी लोग क्या है यहाँ पर काम करने के लिए आया करते थे, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिए हमने बंबई के और कानपुर के। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो उद्योगपति थे जिनकी फैक्ट्री थी, तो वो तो मजदूर को लाएंगे नहीं, ठीक है। उन्हें एक बंदा चाहिए जो मजदूर को लाए, अच्छे मजदूर को, और उनको पैसे निर्धारित करे, उनको रहने खाने पीने की सुविधा दे, उनको सब चीज जो है वो प्रोवाइड कराए। तो उसके लिए एक बंदा होता था जिसका नाम होता था जॉबर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप जहां पर भी देखोगे आप समझ लेना जॉबर है ये। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इसको अलग अलग नामों से जानते थे, मिस्त्री, ठीक है, ऐसे कुछ करके, क्योंकि ये हेड होता था मजदूरों का। मजदूरों की देखरेख करना, मजदूरों को लाना, रहना, खाना पीना,
ये सभी चीजें जो है ये प्रोवाइड कराता था। तो यहाँ पर देखिए, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए हमेशा एक जॉबर को अपने पास रखते थे। ठीक है, जॉबर क्या करता था, एक पुराना व्यक्ति होता था जो कि बहुत विश्वास लायक बंदा होता था, विश्वास लायक कर्मचारी होता था उस बंदे का, उस फैक्ट्री मालिक का। वह अपने गांव से लोगों को लाता था। अब फैक्ट्री मालिक गांव तो जा नहीं सकता, तो उसका कोई हेड बना दिया उसने, और उससे क्या कहता था वो, गांव से जाओ, तुमने बंदे लेकर आओ, ठीक है, जो काम करेंगे। तो लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में रहने के लिए जगह भी देता था, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मुसीबत के लिए वो पैसे भी देता था। तो ऐसा चलता गया, और आते आते जो जॉबर है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, क्योंकि जिसके हाथ में इतनी ताकत हो, इतने सारे उसे जो हक है, जो अधिकार है वो दे दिए उसने, उद्योगपति ने, तो अब वो तो भाई एक ताकतवर बंदा बन ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ, इस प्रकार से जॉबर जो है एक ताकतवर व्यक्ति बन गया था, एक मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में पहले तो इसने मदद की बंदों की, लेकिन बाद में जब भी जॉबर मदद करता था तो बदले में वो पैसे मांगता था, वो तोहफे मांगता था, और मजदूरों की जिंदगी पर उसने पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो कर लिया था, क्योंकि सभी काम तो वही कर रहे हैं, मजदूरों के ला रहा है, उसे रहने की व्यवस्था करवा रहा है, तो उनकी जिंदगी पर ही पूरी की पूरी जो नियंत्रण है वो स्थापित कर ली थी जॉबर ने। ठीक है दोस्तों, पता चल गया आपको। यहां पर हम बात करते हैं अब लघु उद्योगों की बहुतायात। इसका मतलब क्या दोस्तों, जो छोटे छोटे उद्योग थे ना, उनका बहुत बड़ा दबदबा था। अगर हम बात करें ना, देखो क्या था, जो उद्योग थे वो बढ़ तो रहे थे, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग थे ना, उनकी संख्या क्या थी, कम थी, और जो दबदबा था वो था छोटे छोटे उद्योगों का। तो इस समय ऐसा ही कुछ जुगाड़ था। यहां पर देखिए, फैक्ट्रियां उद्योगों में लगातार इजाफा हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में, तो विशाल उद्योग का जो हिस्सा था वो बहुत छोटा था, यानी बड़े बड़े उद्योग बहुत कम थे, और जो छोटे छोटे उद्योग है वो बहुत ज्यादा थे। तो अगर हम बात करें, उनमें से ज्यादातर जो है 1911 में 67% तो बंगाल और बंबई में ही था। ठीक है, और देश में छोटे छोटे जो स्तर के उत्पादन थे वो बहुत ज्यादा थे। तो जो छोटे छोटे स्तर के जो उत्पादन है वो उन्हीं का दबदबा था, उन्हीं फैक्ट्रियों का दबदबा था। ठीक है, क्योंकि विशाल उद्योग कम थे। अगर दोस्तों हम बात करें कि इन्होंने पहली बार किसी मशीन को अपनाया, तो वो था फ्लाई शटल। यहां पर आपने देखा होगा कि पहले लोग क्या करते थे, मशीनों को नहीं अपनाते थे, उनको लगता था हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी थी जिससे क्या है कि उनको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो, यानी कि जो मशीन हम लगा रहे हैं उसमें ज्यादा महंगी मशीन ना हो, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं लग रही हो, और उत्पादन बढ़ रहा है, वो मशीन जो हमें सिंपल कम दामों में मिल रही है और उसका उत्पादन बढ़िया बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब हम लगाएंगे जब इस मशीन को तो हमारा जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा। तो लोग क्या करते थे, हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनको लगा कि हाँ भाई, इससे मेरा प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा, तो उनको इस चीज से कोई परेशानी नहीं हुई। अगर हम बात करें 20वीं सदी के दूसरे दशक की, तो यह समय आते आते क्या हुआ, बुनकरों ने एक मशीन अपनाई जो थी फ्लाई शटल। उससे वो काम करते थे, कार्गो का इस्तेमाल करते थे, इसलिए कामगारों की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ गई, और रियलिटी जो उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। उन्हें ये मशीन लगाने से क्या हुआ, उत्पादन उनका बढ़ गया, तेज हुआ, और श्रम की मांग में भी थोड़ी थोड़ी कमी आई। ठीक है, एक बंदा इस मशीन का काम करके 2-3 बंदों का काम कर लेता था, जिससे क्या उनका उत्पादन बढ़ गया। अगर हम बात करें 19 से 40 तक, तो 35% से ज्यादा जो हथकंडे थे वो क्या है, फ्लाई शटल से ही लगे होते थे। यानी आपने देखा, पहले लोग जो है मशीनों का प्रयोग करने से बिल्कुल चिढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो है जागरूकता आई, और जो है इस चीज में भी वृद्धि हुई। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अब कि कुछ इंपॉर्टेंट बात के ऊपर में,
जो बुनकर थे ना दोस्तों, वो दो तरीके के कपड़े बनाते थे। एक कपड़ा जो होता था उनका, वो कैसा होता था? वो होता था मोटा कपड़ा, ठीक है, मोटा। और एक होता था महीन यानी पतला, ठीक है। तो जो मोटा होता था कपड़ा वो गरीब लोग खरीदते थे, और जो महीन होता था अच्छी किस्म का, वो अमीर लोग जो है वो खरीदते थे। देखते हैं ऐसा क्यों होता था। मोटे कपड़े जो है ज्यादातर गरीब लोग ही खरीदते थे, क्योंकि गरीब लोगों की जो मांग होती है ना दोस्तों, वो ऊपर नीचे होती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी आय का क्या साधन है? उनकी आय का साधन है फसल। वो लोग किसान थे, फसल उगाते थे। अब जिस समय उनकी फसल खराब हो गई तो मांग उनकी क्या है? घट गई। पैसे ही नहीं है तो कपड़े क्या खरीदेंगे? तो फसल किस पे निर्भर करती है? प्रकृति पे। अब मान के चलो बारिश हुई तो उनकी आय अच्छी हुई, उनकी फसल अच्छी हुई। बारिश नहीं हुई तो उनकी फसल खराब हो गई, आय खराब हो गई और मांग में कमी आ गई। तो जो गरीब लोग होते थे उनकी आय फिक्स नहीं होती थी, वो कृषि पर निर्भर करते थे, और कृषि प्राकृतिक पर निर्भर करती थी, ठीक है। तो इसलिए वो मोटे कपड़े खरीदते थे। अगर हम बात करें बेहतर किस्म के कपड़े, महीन कपड़े, तो वो हमेशा खाते पीते तबके के लोग यानी अमीर व्यक्ति जो है खरीदते थे, क्योंकि उनकी जो मांग है उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि जो उनकी मांग है दोस्तों वो बिल्कुल स्थिर रहती थी, क्योंकि उनकी आय भी तो स्थिर है, वो जमींदार है बड़े बड़े, ठीक है। और उनके और भी ऐसे वो है इनकम के सोर्स है जहां पर इनकम आनी ही आनी है। फॉर एग्जाम्पल उनको कहीं से भाड़ा आता है तो वो तो आना ही आना है, इसमें वर्षा जो है कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो मांग थी वो हमेशा कैसी रहती थी? स्थिर रहती थी, ठीक है। अगर हम बात कर ले दोस्तों, अब आपका आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, वह है वस्तुओं के लिए बाजार। वस्तुओं के लिए बाजार से रिलेटेड आपका आ गया विज्ञापन। विज्ञापन आपको पता ही होगा, एडवर्टाइजमेंट। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं यहाँ पर हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। मॉल में एडवर्टाइजमेंट, दुकानों में एडवर्टाइजमेंट, रोड पे जो बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, और जो भी आपके सोशल मीडिया जो भी आप चलाते हो उसमें भी आप देखोगे कि आपको कितना ज्यादा है जो इसमें ऐड देखने को मिलती है। यानी अभी के समय में जो ऐड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सभी प्रोडक्ट को चलाने में, सभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने में और उनकी सेल बढ़ाने में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो आज हम ऐसी दुनिया में है जहां चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट भरे पड़े हैं। अखबारों में देखते हैं हम, पत्रिकाओं में, दीवारों पर छपे रहते हैं, टेलीविजन में, तो इन सभी जगह एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। देखो आपको दिख रहा होगा, रोड पे जब हम जाते हैं तो दुकानों पर देखो एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट, मॉल में आप जाओगे वहां पे एडवर्टाइजमेंट, मेट्रो में आप जाओगे वहां पर एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े जो स्टेशन होते हैं वहां पर आपको बड़ी बड़ी एलईडीज में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट अभी आया है या ये एडवर्टाइजमेंट पहले से ही था? तो दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट था ये औद्योगिकरण के समय से ही था, अभी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इतिहास की तो दोस्तों वहां पर भी उस समय से ही औद्योगिकरण की शुरुआत से ही जो विज्ञापन था वो अलग अलग चीजों को, अलग अलग उत्पादों को बाजार में फैलाने के लिए बहुत तगड़ी भूमिका जो है उस समय भी निभाता था वो, और अभी भी जो है एडवर्टाइजमेंट वो निभाते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत सारे जुगाड़ एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है, कई सारी एप्स है, कई सारे ऐसे एप्स है जिनका इस्तेमाल बहुत बंदे करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन उस समय एडवर्टाइजमेंट कैसे होता था ये एक रोचक बात है कि वो देखते हैं हम कैसे होता था, ठीक है। तो दोस्तों सबसे जो उनका तरीका था वो था एक लेवल, ठीक है। लेवल क्या होता है दोस्तों? कोई भी ऐसा साइन आपका, जैसे मान के चलो हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने जाते हैं तो हमें क्या होता है, उस बोतल पे वहां पे लेवल लगा होता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी हम सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने जाते हैं ना तो वहां पर हमारा एक लेवल लगा हुआ रहता है और हम उसे खरीद
देखते हैं तो हमारा विश्वास बना रहता है। मान के चलो हमने कुछ भी ऐसी चीज खरीदी जो हमने बार बार पी रखी है, तो हम उसका नाम बोलेंगे, भाई मुझे ये जुगाड़ चाहिए, तो वो दे देगा और उसका लेवल देखकर हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये ठीक है और मैंने इसे बहुत बार पिया है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर वहां पर आपको कुछ ऐसी चीज दे दी, ऐसा बोतल सॉफ्ट ड्रिंक का जिसमें लेवल ही ना हो, ये एक ऐसा लेवल हो जो किसी और ब्रांड का हो, हम उसे नहीं जानते, तो लगे यार ये क्या है, ये तो मैंने कभी पिया ही नहीं, क्या ये मेरे लिए नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये जुगाड़ था और अभी भी है। अगर हम बात करें जब मैनचेस्टर के जो उद्योगपति थे, जब उन्होंने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, तो उन्होंने कपड़ों के बंडलों पर लेवल लगाते थे। वो बंडल जो होते थे कपड़ों के, उस पर जो है लेवल लगाया करते थे। लेवल लगाने से खरीदारों को कंपनी का नाम पता चलता था, जैसे अभी भी पता चलता है, उत्पादन की जगह पता चलता था, ठीक है, और उस लेवल के बाद ही उस चीज पर हमें बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट हो जाता था। जब किसी लेवल पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, जैसे हम कोई फोन खरीदने जाते हैं उस पे भी एक लगा होता है स्टैंप, उस पे ब्रांड का नाम रहता है, ठीक है, और हम उस नाम को पढ़कर ही हमें मजा सा आ जाता है, वाह ये है हमारा ब्रांड, ये खराब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऐसा जुगाड़ था उस समय भी, जब उस पे बढ़िया मोटे मोटे अक्षरों पर लिखा रहता था मेड इन मैनचेस्टर, तो उसे देखते ही लोगों को कपड़ा खरीदने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता था। उनको लगता था यार मैं तो इस चीज का जो इस्तेमाल बहुत दिनों से कर रहा हूं, ये मस्त चीज है, ठीक है। तो ऐसा ही होता था उस समय में भी। अगर हम बात करें कि लेबल पर तो अक्षर लिखे ही रहते थे, लेकिन साथ ही साथ उस पर तस्वीर भी बनी होती थी, ठीक है, तस्वीर बनी होती थी, और वह जो तस्वीर थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अगर हम बात करें पुराने लेबल के बारे में, तो उसे देखें, तो अगर आप पुराने समय के लेवल देखोगे, आपकी बुक में होगा एनसीईआरटी की, आप देखना, तो आपको उन समय के जिस बंदे ने उस लेवल को बनाया है उसकी सोच के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए अभी हम जब कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस पे किस चीज का वो फोटो लगाते हैं, उस पे कोई एक्टर या एक्ट्रेस होती है, क्योंकि हमें उस पे भरोसा होता है, हम उनके फैन होते हैं। उस समय क्या था, उस समय लोग भगवान को बहुत ज्यादा माना करते थे, तो उस पर भगवानों की, देवी देवताओं की या ऐसे राजा महाराजाओं की फोटो हुआ करती थी, ठीक है, जिसको वो बहुत ज्यादा मानते थे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं सम्राट अशोक जो है, उन्हें बंदे बहुत अच्छा समझते थे, फैन थे उनके। अगर उनका तस्वीर लगाकर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो लोगों को लगता था वाह भाई राजा हमारा मस्त, तो ये सामान भी मस्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वह लेबल लगाते थे और उस पर देवी देवताओं की तस्वीर छपी होती थी, कृष्ण की या सरस्वती माता जी की, ठीक है, कृष्ण भगवान हो गए, सरस्वती माता जी हो गई। तो इनकी तस्वीरों का क्या फायदा होता था कि अगर कोई विदेशी सामान भी है ना और उस पर इस प्रकार के लेबल लगाकर अक्षर में लिखकर और भगवान की फोटो लगा दी जाती थी, तो लोगों को वो विदेशी सामान भी जानी पहचानी लगती थी, क्योंकि अपने देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है उस पे, तो सामान तो जाना पहचाना लगेगा ही। मान के चलो कोई फोन आता है, उस फोन ने क्या किया, इंडिया का झंडा पीछे चिपका दिया, ठीक है, तो भले उस फोन को हमने कभी यूज नहीं किया हो, लेकिन उस इंडिया के झंडे को देखकर ही हमें लगेगा वाह भाई ये तो मेड इन इंडिया है, ये तो अपना ही सामान है। तो इसी प्रकार के काम जो है वो पुराने समय से ही वो चलता आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर में, हम बात कर लेते हैं कैलेंडर के ऊपर में, ठीक है दोस्तों। कैलेंडर भी एडवर्टाइजमेंट का उस समय भी बहुत बेहतरीन तरीका था और अभी भी बहुत बेहतरीन तरीका है। आपने देखा होगा हमारे जो कैलेंडर है, हमारे घर में जो ज्यादातर बंदों के घर में कैलेंडर है वो खरीद के लाए हुए नहीं है, वो क्या है, वो हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है, चाहे वो हार्डवेयर के दुकान वाले हो गए या चाहे कैसे जूते या चप्पल वाले जो ब्रांड है वो हमें कैलेंडर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनका बहुत तगड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है। आप पूरे साल उस कैलेंडर को फेंकोगे नहीं, वो कैलेंडर आपके घर में रहेगा, तो आप उस ब्रांड को देखते रहोगे, जिससे आपको उस ब्रांड के प्रति जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस समय भी बहुत तगड़ा जुगाड़ चलता था कैलेंडर का और अभी भी चलता है। देखिए 19वीं सदी के आखिर में जो निर्माता थे उन्होंने अपने उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लग गए, ठीक है। अब जो कैलेंडर है वो बहुत तगड़ा जुगाड़ होता था।
जो मैगजीन है उसमें तो बंदों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन कैलेंडर में क्या पढ़ना है? कैलेंडर घर में चिपका दो, बस देखो रोज उसे। तो यही जुगाड़ होता था। चाय की दुकानों पर कैलेंडर लगा रहता था, दफ्तरों पर कैलेंडर लगा रहता था। जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्य वर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। तो जो इन कैलेंडर को लगाते थे वो विज्ञापन को हर रोज देखते हैं और पूरे साल तक देखते ही है। ठीक है, तो इस ब्रांड का बहुत ही ज्यादा प्रचार होता है। इन कैलेंडर में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं की फोटो लगाई जाती थी। तो कैलेंडर में भी जो फोटो लगाई जाती थी वो किसकी लगाई जाती थी? देवी देवताओं की फोटो लगाई जाती थी। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों देवताओं के तस्वीर के साथ साथ, अगर हम बात करें देवी देवताओं की तस्वीर लगती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपको राजा महाराजा का, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके लिए उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा पॉपुलर हो गया वो वहां पर, तो उनकी तस्वीर, सम्राटों की तस्वीर, नवाबों की तस्वीर। ठीक है, तो इन सब चीजों का खूब इस्तेमाल करते थे वो। और इनका संदेश क्या होता था कि ये होता था कि अगर आप शाही व्यक्ति का सम्मान करते हो तो इस उत्पाद का भी सम्मान करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई उत्पाद बना, ठीक है, कोई जो है प्रोडक्ट बन रखा है, ये है प्रोडक्ट, यहां पर फोटो लगा दी हमने। ठीक है, और फोटो लगाने से हम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर आप इस सम्राट अशोक का सम्मान करते हो तो आप इस प्रोडक्ट का भी सम्मान करो। उनके कहने का मतलब ये होता था। ठीक है, जो भारतीय निर्माता थे, जो भारत के लोग कोई सामान बनाते थे, जब वो विज्ञापन करते थे तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा झलकती थी। वो क्या थी? राष्ट्रवादी संदेश रहता था उसके अंदर। ठीक है, कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, जागरूकता फैलाई जाती थी उसमें। संदेश जो है राष्ट्रवादी वो साफ साफ दिखाई देता था, जिसका मतलब क्या था कि अगर आप अपने राष्ट्र का प्रवाह करते हो, यानी अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, तो आप उन चीजों को भी खरीदोगे जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ठीक है, हमें कोशिश क्या करनी चाहिए दोस्तों? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, सबसे पहले उन प्रोडक्ट को लेने से पहले हम उसे कंपेयर करें मार्केट में और देखें कि मेड इन इंडिया, जो भी आप देखोगे जो इंडिया का ब्रांड है और जो किसी और बाहर देश का ब्रांड है, उन दोनों में उसे कंपेयर करो। और अगर आपको दोनों सिमिलर लग रहे हैं और इंडिया का जो सामान है अगर वो आपको हल्का सा महंगा भी लग रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे ही खरीदें, क्योंकि वो हमारे लिए फायदे की चीज होती है। उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होगी, बढ़ेगी। ठीक है, वैसे तो कंपटीशन आ गया है, प्रतियोगिता, सभी चीजें बेटर से बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं सभी ब्रांड, चाहे वो इंडिया के ब्रांड हो, चाहे वो जापान के ब्रांड हो, चाहे चाइना के ब्रांड हो, ठीक है, चाहे अमेरिका का ब्रांड हो। तो वो सभी चीजों में जो है कंपटीशन आ रहा है और एक अच्छे उपभोक्ता का ये फर्ज बनता है कि उन सभी चीजों को कंपेयर करे और एक अच्छी चीजों का चुनाव करे। ठीक है दोस्तों, तो आपका चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। वीडियो आपकी जो है वो खत्म हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो आप कर सकते थे एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं आप वीडियो कैसे लगी, शेयर कर सकते हो आप अपने क्लासमेट्स के साथ ही सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हो जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।